तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें हम लोग 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे। कॉपी निकाल लीजिए, जो आता होगा वो पॉज करके पहले कर लीजिएगा, जो नहीं आता होगा वो मेरे साथ सॉल्व करिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, और चैप्टर पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की स्टेट बताइए इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बताइए कि क्या स्टेट होगी सोल्यूट की। मेरे ख्याल से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो जब i इज फाउंड टू बी मोर देन 1, व्हेन i इज फाउंड टू बी लेस देन 1, जब i 1 से कम है और जब i 1 से ज्यादा है तो क्या होगा। तो पहले मैं i बता देता हूं। i को हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, i आपका होता है वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर? वांट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि आपका जो सोल्यूट है वो कहीं जितना आपने सोचा था उससे बढ़ के तो नहीं आ गई उसकी वैल्यू। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिपेंड करती हैं सोल्यूट पे। जैसे अगर आपने एक NaCl ले लिया, 1 मोल इसको मैं कहूंगा NaCl, ये ले लिया, तो जब ये सॉल्यूशन में आप घोलोगे ना पानी में, तो ये टूट के Na+ और Cl- में आ जाएगा। तो 1 मोल आपने लिया था, बट ये कैलकुलेशन आपको आंसर जो देगा वो 2 मोल की वैल्यू उसका देगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी जब आप निकालोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। इसी तरह जैसे मान लो आपने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, सिरका CH3COH, और अगर इसको आपने पानी में घोल दिया तो पानी में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO- में और H+ में। तो पानी में क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो आप ले तो 1 मोल रहे हो पर आपको मिलेंगे 2 मोल एक्चुअल में। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है? वांट ऑफ फैक्टर निकलता है ऐसे कि नीचे हम ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें दिखेगी और ऊपर हम थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने ली थी, तो ऊपर इसमें इन केस में हमने ली थी 1 और हमें प्राप्त हुई 2। तो इस केस में देखो मेरा वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूटने को कहते हैं डिसोसिएशन। तो इसमें सोल्यूट कैसा हो गया, डिसोसिएटेड सोल्यूट हो गया, क्योंकि पूछा गया था स्टेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की स्टेट बताइए, तो सोल्यूट यहाँ पे टूटा हुआ दिखेगा, डिसोसिएटेड सोल्यूट। प्रोसेस का नाम है डिसोसिएशन। कभी कभी क्या होता है, एसिटिक एसिड जैसे अगर आप बेंजीन में डाल दो तो बेंजीन में ये टूटता नहीं है, बेंजीन में ये इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 हो जाता है। जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 मोल, बल्कि मॉलिक्यूल गलत कह रहा हूँ, 2 मोल अगर आपने CH3COH लिया है तो वो CH3COH का होल ट्वाइस बना लेगा, और होल ट्वाइस जब बना लेगा तो फिर ये 2 मोल का 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब i 1 से ज्यादा अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपका यहाँ पे देखिए, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ऑब्जर्व यहाँ पर हमें कितना हो रहा है, इस केस में 1 ऑब्जर्व हो रहा है। लिया मैंने कितना था, 2 लिया था, तो 2/1 क्या होता है 2। यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो i जब 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रही चीजें। तो जुड़ने का मतलब होता है कि एसोसिएशन, यहाँ पर सोल्यूट मेरा क्या है, एसोसिएटेड सोल्यूट है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर के अंतर्गत है। इसको अगर आप पढ़ लिए होते तो ये आपको पता होता है। आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट अलग अलग कर दिए गए हैं बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन है मान लो और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मान लो मैंने पानी ले लिया, सॉल्यूशन मान लो मैंने पानी में शक्कर घोल के रखी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पानी, यहाँ पे कम पानी, तो हाई से लो वाटर जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक पार्ट दिया गया है, अब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर से बड़ा प्रेशर हम लगा रहे हैं किस तरफ, ऑन द सॉल्यूशन साइड। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ा करिए। तो मैं इस तरफ प्रेशर लगा रहा हूँ, काफी ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ, इससे भी ज्यादा लगा रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ प्रेशर लगाऊंगा तो सारा पानी ऑटोमेटिक इधर होने लगेगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हमारा RO कहलाता है। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, घर में जो हमारे फिल्टर का पानी होता है, ऐसे इसको हम नल से जोड़ देते हैं और हमें पीने का पानी प्राप्त हो जाता है। मिट्टी मिट्टी सारी रह जाती है। पूछो कि सर ये सोल्यूट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसलिए क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक, ये सिर्फ सॉल्वेंट को आने देती, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आने देती, सबको नहीं आने देती, घर नहीं है किसी का भी। फिर आता है एसीटोन इज एडेड टू प्योर एथेनॉल। ये क्या है, ये एक तरह का सोल्यूशन है, ये एक तरह का तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, ये पढ़ाया है मैंने। 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल वो जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल वो जो रॉल्ट लॉ को ना फॉलो करे। नॉन आइडियल में 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन रॉल्ट लॉ से ज्यादा वैल्यू देते हैं, नेगेटिव डेविएशन रॉल्ट लॉ से कम वैल्यू देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की अगर मैं अंदर एग्जाम्पल की बात करूं तो यही जो मेरा एग्जाम्पल दिया गया है वो मेरा पॉजिटिव डेविएशन का है। ठीक है, एसीटोन प्लस एथेनॉल। नेगेटिव डेविएशन का कोई एग्जाम्पल आपको याद हो, अगर आप अपनी नोट्स खोले तो आपको नेगेटिव जो ये नेगेटिव डेविएशन वाला है वो दिखेगा। इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल
और एनिलीन। ये पिछले वाले का आंसर था, ठीक है। स्टेट रॉल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, सिमिलरिटी बिटवीन रॉल्ट और हेनरी लॉ। दो क्वेश्चन है, पहले आपसे रॉल्ट लॉ का डेफिनेशन पूछा गया, फिर आपसे पूछा गया है रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ की सिमिलरिटी, क्या सेम है रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ में। तो रॉल्ट लॉ जो यूज होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। अगर आपके पास वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है तो उसके लिए आप रॉल्ट लॉ लगाओगे, ठीक है। और हेनरी लॉ कब यूज करोगे? हेनरी लॉ यूज करोगे जब आपके पास गैस डिसॉल्व करनी हो लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोलेटाइल लिक्विड लेने की बात कर लूं, जब सपोज मेरे पास जो है पेट्रोल है, तो पेट्रोल काफी वोलेटाइल होता है, उड़ता है, ठीक है। मैं इस पेट्रोल में वाटर मान लो मिलाना चाहूँ तो वाटर और पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल कितना ज्यादा वाटर में मिलेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो रॉल्ट के हिसाब से ये पेट्रोल का जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये जो पेट्रोल है इसका वेपर मतलब, क्योंकि इसको मैं बंद करूं तो पेट्रोल उड़ता भी तो रहता है, तो लिक्विड के अंदर नहीं, इसका वेपर जितना मतलब इसके मॉलिक्यूल जितना वेपर फेज में, गैसेस फेज में जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ज्यादा वो इसके अंदर घुला हुआ पाया जाएगा। तो रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट या वोलेटाइल सोल्यूट, यहाँ पे वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, यानी सोल्यूट का जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, या सॉल्वेंट का जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। मगर हेनरी लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा गैस प्रेशर डालेगी उतना ज्यादा वो उसमें घुल जाएगी। तो ये बेसिकली गैस के लिए बता रहा है, ये उस लिक्विड के लिए बता रहा है, बट दोनों अल्टीमेटली फॉर्मूले सेम है। और बस फर्क ये है कि जब इसमें बराबर आता है तो पी नॉट लग जाता है और इसके बराबर आने पर के एच लग जाता है, जो कि हेनरी कांस्टेंट होता है। इसको आप कॉपी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स हैं, आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। ये आपका मार्किंग स्कीम से लिया गया क्वेश्चन है, यही आपको आंसर करना था। एग्जामिनर इस तरह का कुछ आंसर आपसे चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, 2020 का सवाल है। इसमें कुछ दिया गया, फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिए, नहीं लगा पाए तो देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आप एन को हम कह सकते, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल किसके, ये है सोल्यूट के, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेंगे इसको एन को W अपॉन एम। यहां पर मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एम मेरा मॉलिकुलर वेट है और W मेरा गिवन वेट होता है, और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला ना, गिवन एट अपॉन मॉलिकुलर वेट। और ये वॉल्यूम जब नीचे आ जाएगा तो मैंने इसलिए वॉल्यूम इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, ऊपर आर और टी है। तो बेसिकली अगर ये सब चीजें आपको पता चल जाए तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। अब जरा हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो आर तो दिया हुआ है, चलो आर मेरा हो गया, फाइंड हो गया। टी देखें तो टी भी दिया हुआ है 300 केल्विन, चलो टी भी फाइंड हो गया, टी मिल गया मुझे, आर मिल गया मुझे, चलो ये दो मसले सॉल्व हो गए। वॉल्यूम कहां से ढूंढूं, इसमें कहीं तो मुझे वॉल्यूम तो नहीं दिया गया। तो इसके लिए हमें पास है परसेंटेज। जब भी कुछ परसेंटेज दी होती तो वो 100 में होती, 5% सोल्यूशन। इसका मतलब मैंने 100 ml सोल्यूशन में 5% यानी 5 ग्राम यूरिया लिया है, ये वेट बाय वॉल्यूम में। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल गया और यूरिया का गिवन वेट भी मिल गया। तो गिवन वेट भी फाइंड हो गया, वॉल्यूम भी फाइंड हो गया, बचा क्या, मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया भी दिया गया। सारी चीजें पुट कर ये सॉल्व कर लीजिए और ये यहाँ पे आगे आंसर है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। ये 20.5। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। विशाल टुक 2 aqueous solution, one containing 7.5 ग्राम यूरिया एंड अदर containing 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो दो सब्सटेंस, दो अलग अलग समझो उसने तैयार किया। तो क्या करा उसने, 100 ग्राम पानी में, ठीक है, क्या डाला, पहले एक में 7.5 ग्राम यूरिया डाला, तो पहले में 77.5 ग्राम यूरिया डाला, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। और दूसरे में उसने क्या किया, 42.75 ग्राम कुछ Z डाला इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों में ही 100 ग्राम वाटर दिया रेस्पेक्टिवली, दोनों केस में 100 ग्राम दिया गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ द सोल्यूशन फ्रोज, दोनों सोल्यूशन जम गए एट द सेम टेम्परेचर। इसका ये और ये इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट एक हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Z का आपसे मोलर मास पूछ रहा है। तो जब भी फ्रोज की बात आई यानी फ्रीजिंग पॉइंट का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ मतलब होता है कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, वो दिया जाता है KF
ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाय एम। एम होता है मेरा मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, तो इसको करते हैं हम लोग। ठीक, ओके, क्योंकि अब यहाँ पर अच्छा एक चीज हम और देखेंगे, सभी चीज का अपना अपना वो होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, पहले 100 ग्राम वाटर था, तो इनिशियल टेम्परेचर इसमें कितना था, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है, फाइनल जब मैंने ये डाल दिया होगा तो कुछ इसका टी टेम्परेचर हो गया होगा। इसी तरह इसका भी पहले वाटर था, तो इसका भी पहले जो है इनिशियल 100 डिग्री रहा होगा, जब मैंने इसमें डाल दिया तो फाइनल उसमें टी आ गया होगा। तो कितना घटा, डेल्टा टीएफ कितना आ गया मेरा, टी नॉट माइनस टी आ गया। यहाँ पर भी टी नॉट माइनस टी आ गया। ये हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे भी टी नॉट और यहाँ पे भी टी नॉट सेम है, टी भी सेम है, टी भी सेम है, तो मैं इसको आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ ऑफ द यूरिया विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ फॉर द जेड सब्सटेंस। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं चेंज करूं डेल्टा टी को, तो इसको चेंज हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। इसके बाद यहाँ पर भी के एफ इंटू मोलैलिटी, क्योंकि दोनों सेम फ्रीज टेम्परेचर में फ्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों का जो कांस्टेंट है वो जो है एक तरह से सेम आ रहा है। तो हम ये के एफ से के एफ खत्म कर देंगे और दोनों की मोलैलिटी को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मोलैलिटी को हमने इक्वेट किया गया है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन डब्ल्यू, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन डब्ल्यू। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने इसको ड्राइव किया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्लास में पूछ लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा अगर फंस सकता है, मैं मानता हूँ, तो मैं इसको क्लास में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें है तो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of glucose and 0.1 मोलर KCl which have the higher boiling point। फिर से देखेंगे, ग्लूकोज में और KCl में दोनों लिए हैं मैंने 0.1 मोलर, तो इन दोनों में पूछा गया है विच विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है एंड वाई और क्यों। तो देखो भाई, KCl जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा K प्लस और Cl माइनस में, तो अगर आप इसको 1 मोल लोगे तो वो 2 के बराबर आने वाला है, बट ग्लूकोज नहीं टूटने वाला है, तो इसलिए KCl का ज्यादा आएगा, बिकॉज KCl उसमें ज्यादा मात्रा में आएगा, जितना आप सोचे उससे ज्यादा, और ग्लूकोज जितना लिया उतना ही रहेगा। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए ये आंसर है, पढ़ लीजिए। फिर क्या है, प्रेडिक्ट वेदर अमाउंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इन द फॉलोइंग। आप इसमें बताइए कि ये देखिए, ये तो मैं करवा चुका हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये मैं स्टार्टिंग में लेक्चर के लिया था, नीचे आंसर लिखा हुआ वैसे। फिर एक्वाटिक, ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन आ गया, एक्वाटिक, ये बल्कि हेनरी लॉ नहीं, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात है कि अगर आप टेम्परेचर कभी इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी उस जगह की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक बात मैं और भी बता दूं, अगर कहीं पे प्रेशर आपका जो है इंक्रीज हो रहा है तो गैस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर से इनवर्सली होता है और प्रेशर से डायरेक्टली होता है। अब यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं, aquatic species more comfortable cold water, ठंडे पानी में मछलियों को ज्यादा आराम मिलता है देन कंपेयर टू वार्म वाटर। इसका आंसर हो जाएगा ये। गर्म पानी में टेम्परेचर हाई होता है और वहां पर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी घट जाती है, तो वो ऑक्सीजन नहीं सही मिल पाता। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा उनको ज्यादा मिल जाती है। फिर क्या है, एट हाई अल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाएंगे तो पीपल सफर फ्रॉम अनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो सोचने समझने से समझ नहीं पाते हैं। तो पहाड़ पे अगर आप ऊंचे चलते चले आओगे तो ऊंचे आने पे प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और यहाँ पर देखो, प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो हमारे खून में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होता है। यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाकर के जो जिस तरह का आपका बनता है वो ये वाला बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसी के साथ साथ बता दूं, एक इसमें और होता है जिसका नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, अगर आपसे नाइट्रिक एसिड और वाटर दिया हो और एग्जांपल पूछे तो वो मिनिमम बॉइलिंग का है। ठीक है, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। तो ये इसमें बताना है आपको कैसे होता है, ये क्यों ये हुआ, तो ये इस वजह से हुआ। इंटरमोलिकुलर जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होते हैं, क्लोरोफॉर्म मैंने एक डायग्राम बनवाया हुआ है, वो बना करके आप दिखा सकते हो। CHCl3 मैंने ऐसे क्लोरोफॉर्म बनाया हुआ है और उसके साथ साथ मैंने एसीटोन भी बनाया हुआ है।
तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये CHCl3, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एसीटोन के साथ। ये मेरा एसीटोन है, C डबल बॉन्ड O, ये मेरा एसीटोन का फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये H बॉन्ड के अंदर ये इस तरह से बना हुआ है। तो इसका आंसर भी देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका आंसर देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। या ये भी लिख सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आपस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों ये एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन में भी आता है क्वेश्चन। फिर देख लो, वाई फूड कुक्स बेटर इन प्रेशर कुकर, कुकर में खाना अच्छा क्यों बनता है? इसलिए देखो, कभी भगोने में अगर आप खाना बनाओ तो चावल नीचे लग जाता है, कुकर में भी लग सकता है, कुकर में भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीज हम कुकर में पकाते हैं। क्यों? क्योंकि कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, और जब कभी कुकर क्लोज होता है और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी की तो मुझे यहाँ बात नहीं करनी, वाटर के टर्म्स में बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 100 से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लो अब हो जाएगा 110, तो पानी जल्दी उबलेगा नहीं और आपका खाना उसमें अच्छे से पक सकेगा। फिर क्या है, व्हाट, ये देखिए यहाँ पे आंसर है, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन सॉल्ट एंड सैलाइन वाटर। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉल्ट और सैलाइन वाटर एक ही है, तो डिस्टिल वाटर एंड सलाइन वाटर से कर लो। डिस्टिल वाटर में और सलाइन वाटर में जब डाला जाता है तब जो है क्या होगा। ओके, तो देखो, जैसे अगर आप आरबीसी लेते हो, उसको किसी सॉल्ट में डालते हो, बहुत नमकीन है बाहर, नमक 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 बाहर सारा है, तो आरबीसी अपना पानी बाहर छोड़ देगी। ठीक है, इस तरह के चीजों को मैंने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाले कॉन्सेप्ट में समझाया है। बिकॉज यहाँ पर बाहर ये मेरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इसमें सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, इसमें सेल श्रिंक हो जाएगी तो इसमें आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। अगर आरबीसी को आप डिस्टिल वाटर में डाल दोगे, आरबीसी के सब तरफ पानी ही पानी है, बहुत सारा पानी है, तो सारा चीज अंदर आ जाएगा और आरबीसी स्वेल हो जाएगी। ये मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपो में स्वेल हो जाता है, तो ये आंसर है उसका। फिर 2018 क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट बताया गया, तो ये सीधा सीधा डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके इसको करा गया, मैंने क्लास में भी कराया, तो ये आप देख लीजिए। ओके, इसमें अगर कुछ फंसे तो पूछ लीजिएगा। ध्यान रखना कि आप यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेटा अलग अलग लिख के उसको करना। ठीक है, ये जो है मेरा W/M, ये मेरा सॉल्यूट के लिए होता है, ये मेरा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे देखो 250 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया, तो देखो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट आया, और बाकी ये 60 और 180 जो है डेटा, ये चीज ये मेरा सॉल्यूट का होगा। देखो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 60 ग्राम ग्लूकोज है और 180 मेरा मास है। आगे देख लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो आपकी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथी तुम्हारी होती है क्या कहते हैं वो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल बता रहे, जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, नमक डाल दो तो नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना नमक डाला, वो 104 या 105 हो सकता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, नमक डाल दो तो फिर वो 0 की जगह वो -4 पे जमता है। तो इस तरह से की प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें कुछ डालने से वो बदल जाए। अमाउंट, बेसिकली कितना अमाउंट डालेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी की डेफिनेशन आप देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर से सेम क्वेश्चन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जब भी पूछे कि मोलर मास निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी जाती है, तो मोलर मास निकालने के लिए हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करना है आपको, हमेशा। बाकी जो 2 प्रॉपर्टी होती है उससे हम मोलर मास नहीं निकालते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से आसान होता है। ओके, देखो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है आगे, गैस ए इज मोर सोल्यूबल देन गैस बी। ठीक है, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। पूछा गया KH किसका ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात, KH अगर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। कैसे मैंने बताया, यहाँ पे देखो, अगर मैं X ही तो है मेरा, कितना मोल डिसॉल्व है, कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अगर ये इधर आ जाए, ठीक है, तो बताओ ये KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम नहीं हो जाएंगे, सोल्युबिलिटी घट नहीं जाएगी। तो इसके हिसाब से दिया गया है A ज्यादा सोल्यूबल है,
तो अगर ए ज्यादा सोल्यूबल है तो मोर सोल्यूबल है तो इसका केएच कम होना चाहिए, उल्टा होता है। ये लेस सोल्यूबल है तो इसका मतलब इसका केएच ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है किसका ज्यादा है तो बी का ज्यादा है, ये आंसर है आपका, ठीक है। इन अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कब आता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन पे आता है, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था क्लोरोफॉर्म वाला, ये देखो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद रख लीजिएगा। फिर स्टेट हेनरी लॉ बता चुका हूँ। एप्लीकेशन एक इसकी लिख लो भाई, कोल्ड ड्रिंक में जो है हम उस बोतल को बहुत हाई प्रेशर पे बंद करते हैं ताकि उसमें गैस अच्छे से डिसॉल्व हो सके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है तो ये भी पढ़ा चुका हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिफाइन वगैरह पूछा है, पूरा आंसर किया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 22वां क्वेश्चन। क्या है एलिवेशन, क्या विल द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेम इफ 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड एंड 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में अगर ये दोनों डालें तो क्या सेम एलिवेशन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड टूट जाता है। मैंने बताया ये 1 लोगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, तो इससे ज्यादा एलिवेशन दिखेगा। शुगर नहीं ब्रेक होती तो इससे कम एलिवेशन दिखेगा, ओके। Why is an increase in temperature observed on mixing chloroform and acetone? ये क्यों ऐसा होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह का बना करके आप यहाँ पे से देख लेना। Why does sodium chloride freeze at a lower temperature in water? NaCl क्यों जो है वाटर से कम, तो ये क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे पढ़ लें। फिर उसके बाद क्या एजियोट्रोप क्या होते हैं और नेगेटिव डेविएशन से कौन सा एजियोट्रोप फॉर्म होता है। अभी पीछे बताया मैंने, नेगेटिव डेविएशन से तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म होता है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है अच्छा ये कुछ कट गया है, सॉरी ये कट गया है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग होगा, ओके। और एग्जाम्पल इसका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। फिर हम बताएं एजियोट्रोप के बारे में, तो एजियोट्रोप क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स, दो अलग अलग मिक्सचर्स जिसको जब हम साथ में मिला दें तो वो दे हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, ए और बी लिक्विड में जितना होंगे उतना ही वो वेपर में भी होंगे, और इतना ज्यादा सेम हो जाते हैं कि इनको अलग करना नामुमकिन होता है, ठीक है। बाइनरी लिक्विड मिक्सचर मतलब 2 लोग को मिक्स करा जाता है। हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में सेम होते हैं। जब सेम होते हैं तो साथ में ही बॉयल करते हैं, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पूरे का एक ही फिक्स टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक हेनरी लॉ से क्वेश्चन है, हेनरी लॉ से क्वेश्चन 2020 में भी आया था, वो मैंने इंक्लूड करना भूल गया हूँ, इसी तरह का बट वो क्वेश्चन था। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला जो हेनरी लॉ का होता है ये लगा दीजिए, KHX। क्वेश्चन में आपको KH दिया गया है, P दिया गया है, X पूछा गया है, तो रख के पुट करके कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। और पढ़िए, कुछ फंसेगा तो पूछ